देखिए आज हम लोग को बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट समझना है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस शीट होता है वह एसेट्स और लायबिलिटीज की समरी होता है। डिटेल रिकॉर्ड नहीं है, ये समराइज रिकॉर्ड। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल। कैपिटल को भी बिजनेस के लायबिलिटीज ही माना जाता है क्योंकि कैपिटल हमेशा बिजनेस की लायबिलिटी होता है। अब ध्यान दीजिए इसके बारे में। इसमें दो साइड बनाए गए हैं, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। लेफ्ट साइड जो होता है वह लायबिलिटीज का होता है। लेफ्ट साइड जो है वह लायबिलिटीज का साइड है और राइट साइड जो है वो एसेट्स का साइड है। तो लेफ्ट साइड में कौन कौन सी चीजें हैं वो चीज ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में सबसे पहली चीज आपको दे रखा है कैपिटल। कैपिटल आप लोग जान ही रहे हैं, कैपिटल का मतलब बिजनेस की जो पूंजी है उसी को कैपिटल कहते हैं। लेफ्ट साइड में सबसे पहली चीज आपको क्या मिल गई? कैपिटल। लेफ्ट में सबसे पहला चीज आपको मिल गया कैपिटल। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है ना, वही कैपिटल। तो ये इसमें पहले हम साल का ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, यानी साल के स्टार्ट में हमारे पास कितना कैपिटल था। फिर उसमें से हम ड्राइंग को घटा देंगे। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? खर्च। बिजनेस के मालिक का जो निजी खर्च है उस खर्च को हम इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद अगर बिजनेस में कोई नेट लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी इससे हम घटा देंगे कैपिटल से। उसके बाद अगर इस बिजनेस से कोई प्रॉफिट मिला है तो हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। भाई इन दोनों में से एक ही चीज होगा, या तो बिजनेस में लॉस वाला लाइन होगा या तो प्रॉफिट वाला। दोनों चीज तो हो नहीं सकता। भाई बिजनेस में या तो प्रॉफिट है या तो लॉस। तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट वाली चीज लिखेंगे, लॉस वाली छोड़ देंगे, लाइनें हटा देंगे। और लॉस है तो लॉस को लिखेंगे, प्रॉफिट छोड़ देंगे। यानी इन दोनों में से कोई एक ही चीज आपको लिखना पड़ेगा जब एक्चुअल बैलेंस शीट आप बनाएंगे उस कंडीशन में। ठीक है? या तो अगर लॉस है तो लॉस वाली लाइन लिखेंगे तो प्रॉफिट वाला नहीं लिखना रहेगा। ठीक, और अगर प्रॉफिट वाला आप लिखेंगे, ठीक, अगर आप प्रॉफिट वाला लिखेंगे तो फिर लॉस वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। ठीक है? सेकंड चीज है, अगर कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, कौन? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने अगर कैपिटल के अमाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज किया है तो उस इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। अगर बिजनेस के प्रोप्राइटर ने कुछ भी ऐड कर रखा है, सॉरी, कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है किस पर? कैपिटल पर, उसको इसमें क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है? उसके बाद सारा प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट को हम यहाँ पर लिखें। ये बिजनेस का फाइनल कैपिटल कहलाएगा। ये इस बिजनेस का फाइनल कैपिटल कहलाएगा। अब उसके बाद है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। टर्म शब्द का मतलब होता है समय। अगर कोई भी लोन वगैरह आपने ले रखा है 5 साल या 10 साल से ऊपर का उसका टाइम है, तो वो हमारा जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है। इसको एक लंबे समय के लिए ले रखा है वो आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है। इसमें से जैसे आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, अगर आपने किसी से ले रखा है तो वह भी आपके बिजनेस की एक प्रकार की लायबिलिटी। ठीक है? करंट लायबिलिटी क्या है? सबसे पहला चीज है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में अगर कोई इनकम आपको रिसीव हो रहा है तो आपका वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखो घर बैठे पड़ रहा है, दिख रहा है ना? कौन बच्चा है ये? एक अच्छा इसको मिनिमाइज करते हैं, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसीलिए इसको बनाया ही गया है। ठीक है? इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये हमारा क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर एडवांस में कोई इनकम हम रिसीव कर रहे हैं तो मेरे बिजनेस की वो लॉन्ग टर्म, सॉरी, वो करंट लायबिलिटी कहलाएगा। नेक्स्ट चीज दे रखा है लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस। एक्सपेंस के लिए अगर कोई लायबिलिटी आपकी होती है
तो वह भी एक प्रकार की करंट लायबिलिटी कहलाती है। सन्डी डेटर्स, सॉरी सन्डी क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? सप्लायर। सप्लायर का कोई बैलेंस है, अगर सप्लायर का कोई बैलेंस है तो वह भी आपके बिजनेस की एक प्रकार की लायबिलिटी हो जाती है। मान लो अपने सप्लायर से आपने उधार पे कोई सामान खरीदा, वो पैसा आज नहीं तो कल आपको पे करना ही करना है, तो क्या होगा? वो आपके बिजनेस की एक प्रकार की लायबिलिटी कहलाएगी। आई बात समझे? अगर अपने सप्लायर से आपने कोई पैसा लिया तो आपके बिजनेस की प्रकार की लायबिलिटी कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है बिल पेएबल। वह पैसा जो आपको पेमेंट देना है, किसी का कोई पैसा अगर बकाया है जिसका पेमेंट आपको देना है तो बिल पेएबल कहलाता है। वह भी एक प्रकार की आपके बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पैसा आपको पे करना ही करना। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट का कोई अकाउंट खोल रखा है तो वह भी एक प्रकार की, उसका बैलेंस जो भी एक प्रकार की लायबिलिटी। तो 31 मार्च की डेट में बैंक ओवरड्राफ्ट का जो भी बैलेंस होगा ना, उस बैलेंस को आप यहाँ पर मेंशन कर दें। बैंक से अपना स्टेटमेंट लेंगे और उसमें देखेंगे 31 मार्च का क्या बैलेंस उसका है, जो भी लास्ट बैलेंस होगा उस बैलेंस को आप यहाँ पर मेंशन कर दें, वो आपका कहलाएगा उसकी लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है सबको समझ में आ रहा है ना? लोन का खाता जो है बैंक में जो आपने कर रखा है वो ओवरड्राफ्ट का अकाउंट। जैसे होता क्या है, मान लो कोई बिजनेस वाले ने किसी बैंक में खाता खोला, अचानक तो बिजनेस में कुछ पैसे की जरूरत है, ठीक, तो वो बिजनेस वाले बैंक से बात किए कि सर जो हमको जो है 5 लाख रुपए की जरूरत है, आप दे दीजिए, उस पर इंटरेस्ट होगा, हम आपको पे कर देंगे। तो उन्होंने जो उनकी करंट अकाउंट था ना, उसको ओवरड्राफ्ट के अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। उसका फायदा क्या मिलेगा? अगर उनके अकाउंट बैलेंस जीरो भी होगा तो 5 लाख रुपए निगेटिव तक वो जा सकते हैं। हम लोग के खाते में सेविंग अकाउंट हम लोग का होता है, बैलेंस अगर 10 रुपए है तो क्या उसे 100 रुपए निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं ना। लेकिन जब वही खाता हमारा ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो जितनी उसकी लिमिट होगी उस लिमिट तक पैसा उससे हम विड्रॉल कर सकते हैं। अब जो भी विड्रॉल होगा उस विड्रॉल पे बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट लगाएगा। तो ऐसा खाता हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का खाता कहलाएगा। फिर है शॉर्ट टर्म लोन। कोई छोटा मोटा लोन, मान लो मुद्रा लोन आपने ले लिया 1.5 लाख रुपए का, ठीक, या और भी इस तरीके से कोई लोन ले लिया तो आपका जो है कहलाता है समूह वाला जो लोन होता है। हाँ, ये सब अगर लोन आपने ले लिया तो वो एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है। और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे 31 मार्च की डेट में जो उसकी वैल्यू बची होगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये सारे बैलेंसेज 31 मार्च के होंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे तो साल के लास्ट डेट में हम बनाएंगे, इसलिए सारा बैलेंस जो नोट किया जा रहा है ना 31 मार्च का बैलेंस। फिर ये तो हो गया आपका लायबिलिटीज का साइड। इसके बाद आपको मिलेगा एसेट्स का साइड। ये एसेट्स का मतलब क्या हो गया? संपत्ति। एसेट्स में सबसे पहली एसेट्स आपको दिखाई देंगे फिक्स एसेट्स। सबसे पहला एसेट्स आपको दिखाई देगा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट मतलब कोई अस्थायी चीज है। जैसे मान लीजिए बिजनेस का गुडविल है, कल मैंने इसके बारे में बताया था। पेटेंट हो गए, कॉपीराइट हो गए, ये सारे का जो बैलेंस होगा वो सारा बैलेंस आप यहाँ पर मेंशन कर। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड मतलब आप जान ही रहे हैं, बिल्डिंग। इसकी जो कीमत होगी 31 मार्च की डेट में उस वैल्यूएशन के हिसाब से आप यहाँ पर मेंशन करें। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट का मतलब होता है फैक्ट्री। जो फैक्ट्री की वैल्यू है और मशीनरी की वैल्यू उसको आप 31 मार्च की डेट में यहाँ पर मेंशन कर दें। आपके बिजनेस में अगर कोई मोटर व्हीकल है, ठीक, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, अगर उसकी कोई वैल्यू है तो आप उसको वहां पर मेंशन कर दें। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स में सारी फर्नीचर की चीजें आती है, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, सारे फर्नीचर है। इन सब का जो है आप यहाँ पर मेंशन कर दें। लॉस्ट टूल्स। इसकी अगर कोई लॉस्ट टूल्स की जरूरत पड़ती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनकी वैल्यू कुछ होगी तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की कोई भी चीज हो गई, जैसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपने छोटा मोटा कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो सब चीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे अपना। आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो जनरेट तो हो गई है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है,
उस इनकम को आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। कोई भी चीज है, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब एक ऐसी इनकम जो जनरेट हो गई लेकिन रिसीव नहीं हो गई, तो आप यहाँ पर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जिसका पेमेंट हमने पहले ही कर रखा हो, वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का कोई भी खर्चा जिसका पेमेंट हमने पहले ही कर रखा है, वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। सपोज करो प्रीपेड एक्सपेंस मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग हमने रेंट पर लिया, ठीक, उसकी कीमत है 1000 रुपए पर मंथ, उसका किराया है 1000 रुपए हर महीने। बिल्डिंग हम ले रहे हैं किराए पर और उसका किराया है 1000 रुपए हर महीना, और हमने फरवरी के महीने में उस बिल्डिंग में आया। अब मकान मालिक ने बोला हमारे कि 3 माह का हमको किराया चाहिए एडवांस। कितना हो जाएगा? 3000। अब अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 महीने कौन कौन से होंगे? फरवरी में आप आ रहे हैं तो फरवरी का किराया देंगे, मार्च का देंगे और अप्रैल का देंगे ना। लेकिन बस समस्या ये है कि मार्च में ये साल हमारा यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो फरवरी का किराया 1000, मार्च का किराया 1000 और अप्रैल का किराया 1000 रुपए। ये जोड़कर आपने 3000 रुपए एडवांस ही दे दिया। कब दिया? फरवरी के महीने। तो ये जो 2 महीने का किराया दिया वो तो इसी साल का किराया था, लेकिन जो 1 साल का ये किराया दिया ना, ये किराया आपका एडवांस हो। अगले फाइनेंशियल ईयर किराया आप पहले ही पे कर रहे हैं, तो ये जो किराया आपका 1000 रुपए है ना, यही आपका कहलाएगा प्रीपेड रेंट। ये आपका कहलाएगा प्रीपेड रेंट। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का कोई भी खर्चा जिसको हम करंट ईयर में करते हैं, वो हमारा प्रीपेड रेंट कहलाता है। उसको भी बुक्स में एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। ये भी हमारे बिजनेस में एक एसेट्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। आई बात समझ में? ऐसे इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है। सपोज करो आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और जाने के बाद उससे इंश्योरेंस खरीदते हैं। कितना? पूरा 1 साल का। कंपनी ने बोला 1 साल का टोटल 12,000 रुपए प्रीमियम आपका आएगा। आपने बोला मंजूर है, डन हो गया। आपने जनवरी के महीने में प्रीमियम परचेज किया और पेमेंट दे दिया 12,000 रुपए। पेमेंट दे दिया आपने 12,000 रुपए। अब ये पेमेंट कब से कब तक का हो गया? जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब अगर आप ध्यान दें तो जनवरी से लेके मार्च तक का 1 साल हो जाएगा और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का दूसरा साल हो जाएगा। तो जनवरी से मार्च कितना महीना हो गया? 3 महीना। यानी 3 महीने का 3000 रुपए तो करंट ईयर का हो गया। उसके बाद जो ये 9 महीना बच रहा है, इसका 9000 रुपए आपने एडवांस पे कर दिया। तो ये जो 9000 रुपए आपने दिया ना, यही आपका कहलाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आई बात सुनने। ये अप्रैल से दिसंबर तक का जो 9 महीने का प्रीमियम आप एडवांस में जमा कर रहे हैं, यही प्रीपेड है। प्री मतलब होता है पहले, पेड मतलब देना। ठीक है, प्रीपेड मतलब इस समझ में आ गया ना? तो ये प्रीपेड सिस्टम है। प्रीपेड और पोस्टपेड 2 सिस्टम होते हैं। पहले पोस्टपेड के सिम आते थे, खूब हेलो हेलो करके बात कर लो, लास्ट में खूब बड़ा सा बिल आता है, उसको जमा कर। हाँ अभी भी आता है, लेकिन अब उसका कोई यूज नहीं करते। हाँ, बिल्डिंग का रेंट तो लायबिलिटी है, लेकिन अगर वही रेंट आपने एडवांस दे दिया तो आपका एसेट्स बन जाएगा। जो करंट ईयर का आपने दिया वो तो आपकी लायबिलिटी में चला गया, एडजस्ट हो गया, लेकिन फिक्स एसेट्स में नहीं। कहां पर? ये बिल्डिंग की वैल्यू लिखी जाएगी फिक्स एसेट में, बिल्डिंग का किराया नहीं, बिल्डिंग की कीमत। आई बात समझ में? ये जो फिक्स एसेट में आपको बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये बिल्डिंग का किराया नहीं है, ये बिल्डिंग की वैल्यू है कि बिल्डिंग की कीमत कितनी है। हाँ, ये फिक्स एसेट्स है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। साल के अंत में जितने रुपए का स्टॉक आपके पास बचेगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा।
साल के अंत में जितने रुपए का स्टॉक बचेगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आज 31 मार्च का डेट है और सब कुछ बेचकर हम किनारे हो गए, सुकून से बैठे आराम से चाय पीते। ऐसा संभव है? हर बिजनेस में मार्च तक सारा स्टॉक बिक जाए, ऐसा संभव है? नहीं संभव है। तो मार्च के लास्ट तक कुछ ना कुछ स्टॉक बचेगा ना, तो जो स्टॉक की वैल्यू होगी वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या तुम लोग मुस्कुरा रहे हो तीनों लोग? मतलब बच्चों वाली हरकत करते तुम लोग। हाँ, ज्यादा परेशान करोगे तो खड़ा करेंगे, कहीं बेंच में खड़े हो जाए, आराम से पढ़ो, शाम तो पढ़िए आराम से। ऐसा लग रहा है मन में लड्डू फूट रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है सन्डी डेप्टर्स। सन्डी डेप्टर्स का मतलब क्या होता है? कस्टमर का पैसा। आपने किसी कस्टमर को सेल कर दिया, उसका जो बैलेंस बचा हुआ है वो आपका सन्डी डेप्टर का बैलेंस कहेगा। 31 मार्च तक आपको अपने कस्टमर से जो पैसा मिलना है, जो पैसा प्राप्त करना है, जो आपने उधार में सेल कर रखा है, वो आपका सन्डी डेप्टर्स के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, तो देखो रिसीवेबल शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, रिसीवेबल मिलने योग्य, रिसीव मतलब मिलना, पाना। ठीक, तो जो पैसा आपको मिलने वाला है वो बिल रिसीवेबल कहलाएगा। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, बैंक में जो आपका पैसा है उसका अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे। 31 मार्च की डेट में आपके बैंक का जो भी बैलेंस है उस बैलेंस को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। कैश इन हैंड, 31 मार्च में आपके बिजनेस में जो कैश बचा है, जितने गांधी जी बचे हैं, उन सबको जोड़कर और यहाँ पर लिख दें। आई बात समझे? तो इस तरीके से अपना साल के अंत में अब एक बैलेंस शीट आप तैयार करेंगे। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये तो फॉर्मेट हो गया, अब ये एग्जांपल ये कर रहा है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 फ्रॉम द गिवन पर्टिकुलर्स। ये पर्टिकुलर्स आपको दिए गए। ये क्या बताया जा रहा है कि आपके बिजनेस का कैपिटल हो गया 1,20,000, आपके बिजनेस का जो खर्च हो गया, ड्राइंग हो गया 6,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 7200 रुपए, आपके बिजनेस का लॉस हो गया 14,200 रुपए का, बिल्डिंग की कीमत 32,000 रुपए की है, प्लांट और मशीनरी 16,500 का है, पेटेंट और ट्रेडमार्क आपका 6500 रुपए का है। अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लेना, तो उसका इस्तेमाल कोई दूसरा ना कर सके, वही पेटेंट कॉपीराइट के नाम से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद गुडविल, इसकी वैल्यू 7,000 का दिया गया है। सन्डी क्रेडिटर, इसका वैल्यू कितना है 14,000 रुपए। उसके बाद सन्डी डेप्टर्स, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 24,000। बिल रिसेबल, ये पैसा आपको मिलने वाला है 18,000 रुपए का। ठीक, उसके बाद कैश इन हैंड 8,700, कैश एट बैंक 15,300 है, लॉन्ग टर्म लोन 20,000 रुपए का लॉन्ग टर्म लोन है, डिपॉजिट्स आपका जो है क्रेडिट साइड वाला वो है 15,000 रुपए। ठीक, और बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक 21,000 रुपए का, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6500 का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का, प्रीपेड इंश्योरेंस 750 का, कमीशन एक्रूड आपका 250 रुपए का, डिपॉजिट दिया, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। अब इसका सोल्यूशन भी देखिए यहाँ पे दे रखा है। आप करेंगे क्या, पहले इस तरह से फॉर्मेट बना लें जैसा फॉर्मेट ऊपर दे रखा है, फिर एक एक वैल्यू को वहां पे ला ला के रख देंगे। जिस जिस साइड में जो वैल्यू आनी है उस साइड में आप उसको रखेंगे। इसको रखने के लिए आपको जरूरी ये है, आप पहले ये पहचाने कि क्या चीज आपके बिजनेस का लायबिलिटी है और क्या चीज आपके बिजनेस का एसेट्स है। पहले ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक कि आप नहीं जानेंगे तब तक आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना। चलिए इसको बनाया जाए। सपोज करो ये क्वेश्चन है और हमारे पास कोई आंसर ना दिया गया हो तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे बेटर तरीका क्या है कि ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट को हमने यहाँ से कर लिया कॉपी, क्लिक करके कॉपी कर लिया। आप लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, आप लोग बना लीजिएगा।
इसको पहले साफ करना पड़ेगा, तब बढ़िया से कॉपी होगा, नहीं ये सब सिंबल चले जाएंगे। इरेजर लेके बढ़िया डस्टर मिल गया ना, कितना बढ़िया साफ कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब डस्टर को रख दिया हमने। अब जो है ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करके हमने यहाँ से कर दिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब हमको करना है यहाँ पर एक्सेल ओपन करना, विंडो के साथ आर बटन और एक्सेल। यहाँ पर हमने एक्सेल का सीट ओपन कर दिया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये हुआ है वो सैलरी जो आपके ऊपर बकाया है, आप पर बकाया है। किस पर? आपका मतलब आपके बिजनेस पर। जैसे सपोज करो मेरे यहाँ 2 लोग काम करते हैं, एक का सैलरी 10,000 है, दूसरे का सैलरी 15,000 रुपए है, तो टोटल हो गया 25,000 रुपए हुआ ना। 31 मार्च तक मैंने उन दोनों को कोई सैलरी नहीं दिया उस महीने का, तो वही 25,000 रुपए मेरे ऊपर बकाया हो जाएगा अप्रैल में। तो जब उसका पेमेंट कर देंगे तो बकाया खत्म हो जाएगा। वही आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया 25,000 रुपए। 31 मार्च की आउटस्टैंडिंग हो गई 25,000। ठीक है, समझाया? वह पैसा जो आपको किसी को देना है वही आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इसीलिए उसको लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है। तो चलिए इस फॉर्मेट को पहले हम लोग ठीक कर ले रहे हैं, और ठीक करने के बाद फिर इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए मेरे पास कोई डेटा नहीं था, हमने जो है एक्सेल पर ये फॉर्मेट बनाया है। अब इसी फॉर्मेट से हम अपना वर्क करेंगे। थोड़ा इसका साइज बड़ा कर रहे हैं जिससे तुम लोगों को दिखाई दे। अब दिख रहा है? इसका थोड़ा सा बड़ा कर दें। ये इसका फॉर्मेट है, हमें इसी फॉर्मेट में वैल्यू लेके रखनी है। तो पहले जितने भी एक्सेस करके दे रखे हैं ना, ये सबको हटा देंगे, इन सबको उड़ा देंगे। ऐसा फॉर्मेट आप एक्सेल बनाइए, और बनाने के बाद ये सब चीज आप हटा दीजिए। एक्सेल नहीं समझ आ रहा है तो कॉपी पर लाइन खींच कर भी आप बना सकते हैं, कैलकुलेटर से जोड़, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल रहता है थोड़ा एडिट करना आसान रहता है, बाकी चीजें आसान रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है आपको कैपिटल 1,20,000। कैपिटल हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये आपके बिजनेस का कैपिटल हो गया 1,20,000। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है। ड्राइंग 6,000, तो ड्राइंग के सामने आपने लिख दिया 6,000। तो ये लेस ड्राइंग, हाँ लेस शब्द का मतलब तो घटाना, यानी कैपिटल से ड्राइंग को घटा देंगे। पहले वैल्यू रखिए, फिर भी कैलकुलेशन करना हम बता रहे हैं कैसे कैसे। फिर उसके बाद है ड्राइंग के बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200 रुपए। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 7,200 रुपए। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है। नेट लॉस 14,000 रुपए 200, 14,200, 14,200 का लॉस हो गया। हमने बताया जब लॉस होगा तो प्रॉफिट का कोई काम नहीं, तो प्रॉफिट को कंफ्यूज ना करें, इसलिए प्रॉफिट को हम डिलीट कर उड़ा दिए। इसका हो गया। अब एक सेल खाली लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो नीचे वाला दोनों सेल हमने कट करके इससे पेस्ट कर दिया, इसी के पास ये देखने में थोड़ा ठीक लगे, थोड़ा गैप भी बन जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग, 32,000 रुपए की बिल्डिंग है। आप एसेट साइड में आ जाइए और बिल्डिंग के सामने आप लिख दीजिए 32,000 रुपए। हाँ अभी हटाएंगे, पहले बार सब चीज लिख लें। ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 16,500। तो प्लांट और मशीनरी के सामने आइए और लिखिए 16,500। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 6500 रुपए। यहाँ आइए, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आपका हो गया 6500। यहाँ केवल पेटेंट दे रखा है,
इसी के साथ एंड करके ट्रेडमार्क भी जोड़ दीजिए, है तो एसेट्स ही आपका। 6500 रुपये इसका वैल्यू हो गया। उसके बाद गुडविल 7000, तो गुडविल कहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर 14000 रुपये। सन्ड्री क्रेडिटर आपका लायबिलिटी साइड, ये 14000। आप आइए यहाँ देखिए तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर दिखाएगा, आप यहाँ लिख दीजिए 14000। आर्यन नींद आ रही है, जा पानी में पी लो। सन्ड्री डेब्टर्स 24000 रुपए। तो सन्ड्री डेब्टर एक एसेट्स के रूप में आपको दिखाई देगा, तो यहाँ आप अपने लिख लीजिए 24000 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद बिल रिसेबल 18000 रुपए। 18000 रुपए आपका बिल रिसेबल कहलाएगा, तो ये 18000 रुपए आपका हो गया। फिर उसके बाद ये लाइन पूरा हो गया और नीचे कुछ है नहीं, नहीं। इधर आइए, कैश इन हैंड 8700, ये क्या हो जाएगा, एसेट्स। कैश इन हैंड, चलिए नेक्स्ट उसके बाद कैश एट बैंक 15300। लॉन्ग टर्म लोन 20,000। लॉन्ग टर्म लोन एक प्रकार की लायबिलिटी है, आप यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म लोन आपको दे रखा है। उसके बाद डिपॉजिट, डिपॉजिट देखो दो तो दे रखा है, तो क्रेडिट साइड में दे रखा है तो डेबिट साइड। तो जो क्रेडिट साइड है वो लायबिलिटी वाला है, और जो इस साइड दे रखा है वो एसेट्स वाला है। तो चलिए ये लायबिलिटी साइड वाला पहले हम ले चलते हैं और इसको लायबिलिटीज में एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया डिपॉजिट्स क्रेडिट में, कितनी वैल्यू है 15 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया 8000, यह भी एक प्रकार की लायबिलिटी। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 21000 रुपए का, एसेट्स है 21000। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 6500, यह प्रकार की लायबिलिटी है। दे रखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, नहीं दे रखा, बनाना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको हमने बड़ा कर दिया और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम देख देंगे 6500, 6500। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10,000। अब देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखा है 10,000। फिर उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 750 रुपए। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और जहां प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा ना वहीं पे पेस्ट कर दिया। और कितना है 750। नेक्स्ट उसके बाद क्या दे रखा है, कमीशन एक्रूड 250 रुपए। कमीशन एक्रूड दे रखा है ना, बनाना पड़ेगा। अभी एक साइड में रखते हैं कमीशन एक्रूड को, अब इसको हम एडजस्ट करेंगे 250 रुपए। उसके बाद डिपॉजिट 10,500, ये डीआर साइड में है, तो यानी एसेट्स है, तो चलो इसको कहीं एडजस्ट कर दिया जाए। अब इसका कोई जरूरत तो है नहीं आउटस्टैंडिंग इनकम, इसको हमने मिटा के यहाँ पे लिख दिया डिपॉजिट डीआर, और ये आपका हो जाएगा 10,500।
ठीक है, और कोई चीज? हाँ ठीक, अभी कमीशन वाले को भी एडजस्ट करते हैं। अब पहला चीज क्या करना है, जिस हेड में कोई पैसा नहीं लिखा उसको हटा देना है। जैसे कॉपीराइट में कोई पैसा नहीं है, हटा दीजिए। मोटर व्हीकल फर्नीचर लॉज टूल्स में कुछ नहीं है, उड़ा दीजिए। करंट एसेट्स और इन सब चीजों में कोई पैसा नहीं है, हटा दीजिए। ठीक है, अभी इसको फिर एडजस्ट किया जाएगा। ये चीज आप हटा दीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए। बिल पेबल कुछ नहीं है, हटा दीजिए। शॉर्ट टर्म लोन कुछ भी नहीं है, हटा दीजिए। हटाने के बाद अब इन सबको व्यवस्थित करना है, अरेंजमेंट करना है। ला इसको सेव कर दें डेस्कटॉप पर। इसको हमने बीएस के नाम से सेव कर दिया, बैलेंस शीट। ये हो गया। चलिए अब इसमें हम लोग अपना एडजस्टमेंट वाला काम करते हैं। देखिए ध्यान से, ये तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई, लॉन्ग टर्म लोन। करंट लायबिलिटी में आपकी 3 लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ से कट, इसी के साथ में पेस्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कट, और यहाँ पर पेस्ट। डिपॉजिट क्रेडिट वाला यहाँ दोनों से को कर दिया कट, और कट करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक, ये एक लेफ्ट में है, एक राइट में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके सबको लेफ्ट कर दिया या सबको सेंटर कर दिया। साइज सबका एक साथ एडजस्ट कर दिया, जो भी साइज हमको देनी एक साथ कर दिया और अलाइनमेंट लेफ्ट कर दिया, ठीक रहेगा। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, जो यहाँ बीच का टूट फूट था उसको बनाने के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करके यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने बॉर्डर बना दिया। ये सब कुछ भर गया। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिए, ये कैपिटल है, ये ड्राइंग है, इसमें से घटाना है ड्राइंग को, फिर घटाना है लॉस को, फिर ऐड कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और जो रिजल्ट आएगा उस सारे रिजल्ट को हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम इक्वल टू का सिंबल दबाएंगे, पहले लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल में से घटाना है ड्राइंग को, तो घटाने के लिए माइनस सिंबल, माइनस लगाएंगे, ड्राइंग वाला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लॉस को भी घटाना है, फिर माइनस लगाएंगे, लॉस वाला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ऐड जोड़ना है तो प्लस बटन दबाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ नहीं समझ आया, कैलकुलेटर से भी आप काम कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,07,000। ये सब प्लस माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। 1,20 था, उसमें से 6 घटा दिया, बचा कितना? 1,14। फिर इसमें 14,200 घटा दिया, कितना बचा? 98। 98,000 में फिर 7200 जोड़ दिया, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको प्लस माइनस करके आप देखिएगा, यही वैल्यू आपकी आएगी। फिर लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी केवल आपकी 20,000 रुपए की, तो 20,000 रुपए की इस साइड में हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ के यहाँ पे लिखना है, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सम, ब्रैकेट को कर देंगे ओपन। इन तीन को, चारों को जोड़ना है, चारों को सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद, इंटर, हो गया 43,500। इसको भी हमने कंट्रोल बी से बोल्ड, इसको भी कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया। ये बोला 10 मिनट में क्लास खत्म करो, सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। इतना चीज हो गया। उसके बाद अब आपको यहाँ पे सबको जोड़ना है, इक्वल टू का बटन दबा दीजिए। पहले आ गया 1,07,000 प्लस ये कितना है 20,000 प्लस 43,500, इसको कर दीजिए ओके, 1,70,500। चलिए इस साइड को आइए पहले व्यवस्थित किया जाए। इनका साइज घट अलग अलग है, फॉर्मेट पेंटर से लिया हमने, सबको एक बराबर कर दिया, एक बराबर साइज के सब हो गए। ये सब इधर उधर भाग रहे हैं, सब सारे वैल्यू को हमने एक बराबर कर दिया। अब इनको अरेंजमेंट करना है। पहले देखना है फिक्स एसेट क्या क्या चीजें हैं, जो फिक्स एसेट हमको एक साथ कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी से यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। ठीक, फिर दे रखा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको अलग रखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद ये डिपॉजिट,
डीआर और ये प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं। इनको सेलेक्ट करके इनकी सबको पहले बराबर कर दिया जाए। ये सारे हमारे क्या है, करंट एसेट्स है। देखो कट करके हमने यहाँ पे 2 लाइन छोड़कर यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ हेडिंग डाल दिया करंट एसेट्स। हेलो, हाँ ठीक है, भेज दो, डेमो करा 9 बजे भेज दो। अब देखिए इन सबको जोड़ना है हमको, ये सबको जोड़ना है। तो हम यहाँ इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन सबको घसीट देंगे पकड़, सब जुड़ जाएंगे आपस में। ये हो गया 62,000, यानी हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट कितना हो गया, 62,000। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अकेला है बेचारा, ठीक, इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो फिक्स एसेट के साथ ही इसको भी एडजस्ट कर दे रहे हैं, हटा इसको भी हमने, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो फिक्स एसेट के साथ ही एडजस्ट कर दिया। अब इसको जोड़ दिया इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, इन सबको एक साथ जोड़ दिया। पहले इन्वेस्टमेंट का अलग हेड बनता है, लेकिन अब अकेला है तो क्या उसको 10 जगह रखा जाए, ये 72 हो गया। अब ये करंट एसेट्स आप जोड़िए सब कुछ, तो आप यहाँ पर आइए इक्वल टू का सिंबल लगाइए और लिखिए सम, ब्रैकेट ओपन, और सबको जोड़ दीजिए। ये 98,250। अब इन दोनों को आपस में जोड़िए, इक्वल टू 72,000 प्लस 98,250 इंटर, तो हो गया 170,250। इसीलिए कमीशन एक्रूड को हमने अलग रखा था। इसमें थोड़ा सा डाउट था कि एसेट्स बनेगा कि लायबिलिटी बनेगा, ठीक है, तो इसको इसलिए हमने अलग रखा था। अब आपको क्लियर हो गया ये क्या है, करंट एसेट्स, क्योंकि जब इधर जुड़ जाएगा दोनों साइड का बैलेंस हो जाएगा बराबर। चलिए एक बार इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद हमने कमीशन एक्रूड को भी कट कर लिया और इसी के साथ यहीं पर पेस्ट कर दिया। साइज इसका एडजस्ट कर दिया हमने यहाँ से, इसका भी एडजस्टमेंट हमने कर दिया यहाँ से। अब इन सबको आपस में एक बार जोड़ दीजिए, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, हेलो नमस्ते, तो हाँ तो लेते हो डेटा, लेते हो आ जाए कर दे रहे, नहीं लेते हो जाएगा, हाँ हाँ लेते हो जब टाइम हो लेते हो। हो गया यहाँ तक। अब आप जोड़िए, इक्वल टू का सिंबल लगाइए, सम लिखिए, रहने दे, सम की जरूरत नहीं है। 72,000 प्लस 500, 170,500। इस साइड का बैलेंस इस साइड का बैलेंस हो गया बराबर, यानी आपकी बैलेंस शीट हो गई चकाचक। ठीक, अब खाली थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग कर देना। जैसे मान लो ये कैपिटल है, तो ये सब कुछ आपका कैपिटल के अंदर, कैपिटल को आपने बोल्ड कर दिया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई, यहाँ लिख दिया। करंट लायबिलिटी हो गई, यहाँ पे लिख दिया। ठीक, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसका बोल्ड हटा दीजिए, ये हो गया। इसको थोड़ा सा कंट्रोल B से बोल्ड कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए बोल्ड। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ये आपकी बैलेंस शीट होगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा कोलैप्स। तो ये आपका बैलेंस शीट एकदम रेडी। इसमें एक चीज की कमी है बस, क्या, यहाँ फर्म का नाम नहीं लिखा गया, किस फर्म का बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एग्जाम्पल में ऐसे लिख देंगे, आप जिसके लिए काम करें उस फर्म का नाम लिख देंगे, बैलेंस शीट, ठीक, आप, ठीक। अब जिसका भी है आपने नाम दे दिया गायत्री इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ टेक्नोलॉजी, ये लिख दिया। एज ऑन, कब का बना है आप डेट डाल देंगे 31 मार्च 2022, जो भी होगा ईयर, उस ईयर का आप यहाँ नाम डाल देंगे।
ये बैलेंस शीट एकदम चकाचक है, इसको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है, सब चीज अपनी जगह व्यवस्थित। इसी तरह खूब सुंदर सी बैलेंस शीट आपको बनाना है। हाँ, ये वाला तो बनाया है, इसके नीचे वाला जो आपको होमवर्क मुझे रखना है वो आप 170-500 देखिए हमारे नोट्स में सही बना है, सही सही है ना, एकदम इसी तरीके से आपको करना है। बना ले जाएंगे ना, बहुत आसान तरीका, थोड़ी प्रैक्टिस करिए हो जाएगा, डरिए मत। जिसको एक्सेल में नहीं हमें दिक्कत आ रही है, एक्सेल नहीं समझाना तो परेशान ना, वो कॉपी पर आराम से बना सकता है कैलकुलेटर से जोड़ जोड़ के। बाकी एक्सेल तो अभी आगे हम पढ़ाएंगे। तो जिसको नहीं आ रहा उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जिसका कोर्स छूटा उटा हुआ है वो शाम को आ जाए 4 बजे, पढ़ा दे, उसका कोर्स सब बराबर हो जाए। हाँ, क्या चीज? मॉर्निंग टाइम में सुनो, मॉर्निंग में ऐसा कर दिया जाए, आधा घंटा पहले बुला लें क्या? नहीं, तुम तो शुरू से पढ़े हो, तुम्हारा चिंता नहीं है। जिसका छूटा हुआ, जिसका एडमिशन लेट हुआ है उनके लिए तुम अपना आराम से पढ़ो, जैसे 7 बजे आते पढ़ो, 6:30 बजे आ जाओगे। हाँ बोलो, पहले तक किसका किसका छूटा, हाथ ऊपर करो। यही 3 लोग 5 लोग हैं, बाकी लोग तो पढ़ रहे हैं, बाकी लोग पुराने हैं। ठीक है, तो तुम ही 5 लोग हो, 6:30 बजे आ जाओगे तुम लोग। हाँ, कल 6:30 बजे तुम लोग ठीक आ जाना, ठीक है? 6:30 बजे आप लोग आ जाइएगा, और आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, और ये लोग आएंगे तो 7 बजे से बैठ जाएंगे, तो जो चीज पुरानी छूटी हुई है वो चीजें कवर हो जाएगी। चलिए, तो ये समस्या दूर हो गया, क्योंकि 8 बजे भी क्लास है, 9 बजे भी है, 10 बजे उन बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते, 6 बजे कोई क्लास नहीं है, तो अगर हम जल्दी उठ के आ गए तो तुम लोग सुबह पढ़ा आ जाएंगे, जब बुलाएंगे तो आ जाएंगे। अरे बहुत ज्यादा क्या होगा, नहीं नहाएंगे वैसे चले आएंगे, फिर दोपहर में जाएंगे तो नहाएंगे आराम से। चाचा ने 10 दिन का मेहनत है, 10 दिन हम मेहनत कर ले, 10 दिन आप मेहनत कर ले, जल्दी आने का कुछ बराबर हो। हाँ, क्या चीज? 5-5 मिनट बोनस से नहीं काम चलेगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्लास समाप्त कर रहे हैं हम लोग।